बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। लाउडस्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज हमने लाउडस्पीकर अरेस्ट के तहत एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनका ज़िले के विकास से सीधा ताल्लुक़ है। हमारे साथ हैं मुख्य विकास अधिकारी जिन्हें आप CDO के रूप में जानते हैं, संजय कुमार मीना जी। तो आज संजय कुमार मीना जी से हम ज़िले की विकास योजनाओं के साथ तो बातचीत करेंगे ही, उनके जीवन के ऐसे पहलू को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो IIT दिल्ली से पास आउट हैं और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उस फील्ड में न जा कर के कैसे अचानक सिविल सेवा की ओर प्रेरित हुए, इसकी भी कहानी आपको बताएंगे। तो अपने स्टूडियो में हम आज लाउडस्पीकर 90 FM के दर्शकों की ओर से और श्रोताओं की ओर से संजय कुमार मीना जी का स्वागत करते हैं। और आपके बारे में बता दूं कि आप मूलतः राजस्थान के दौसा ज़िले के निवासी हैं और एक सामान्य परिवार से आपने यात्रा शुरू की और आज IAS अधिकारी के रूप में आप यहाँ गोरखपुर में पोस्टेड हैं। आपकी पहली पोस्टिंग आप मुरादाबाद में की बिलारी तहसील में SDM रहे। हमीरपुर में एज जॉइंट मजिस्ट्रेट आपने काम किया और 2022 से आप गोरखपुर में आप काम कर रहे हैं। तो आज आप बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप जानते हैं कि चल रही हैं। तो CDO साहब का आपकी रैंक भी बता दें कि आप 2018 बैच के आप IAS हैं और उस समय आपकी रैंक 279 थी। तो एक ऐसे युवा अधिकारी जो आम जनता की समस्याओं के हल में रुचि लेते हैं और एक तरह से अब ऐसे ऊर्जावान अधिकारी जिस ज़िले में काम करते हैं तो उसका सीधा फ़ायदा जनता को मिलता है। आपको हम बहुत समय से चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का ज़िला होने की वजह से, कार्य की व्यस्तता होने की वजह से आप समय नहीं दे पा रहे थे। आज आपने समय दिया है, तो लाउडस्पीकर के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से एक बार पुनः हम आपका अभिनंदन करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ा मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था जी, तो मुझे लगा कि एक यंग मैन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर IIT का पास आउट हो, उनके मन में कैसे सिविल सेवा की भावना जगी। तो मुझे एक कहानी आपकी थोड़ी सी मुझे कहीं से पता लगी, मैंने उसको देखा कि आप स्लम एरियाज़ में जाते थे जी और स्लम एरियाज़ के लोगों को आप पढ़ाते भी थे जी। तो वहाँ से आपके मन में एक भावना उठी कि हम एक सिविल सर्वेंट के रूप में ये सेवा कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ था? थोड़ा सा आप वो मुझे आप अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं जी जी कि एक भाई लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में सेवा दे सकते थे, कैसे अचानक क्या हुआ? देखिए, जब कॉलेज में थे तो कॉलेज में ये होता है IIT दिल्ली में कि आपको 100 आवर्स चाहे NSS के थ्रू या NSO के थ्रू, मतलब या तो आप स्पोर्ट्स में उसको इन्वेस्ट करिए, कंपलसरी है वो डिग्री तभी आपको मिलेगी जब आप वो 100 आवर्स कंप्लीट करेंगे, या NSS में जाइए। तो मैंने जब NSS चूज़ किया तो NSS में बेसिकली अलग अलग इवेंट्स होते थे। उसमें एक इवेंट ये था कि हम लोग स्लम एरियाज़ में, जो दिल्ली के स्लम एरियाज़ हैं, उसमें पढ़ाने जाते थे। तो उसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी होते थे, क्लीननेस ड्राइव भी होती थी, काफ़ी इवेंट्स होते थे। बट जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल था वो था स्लम एरियाज़ में जाना। तो वहाँ जब हम लोग पढ़ाने जाते थे तो बेसिकली देखते थे कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, ना सैनिटेशन फैसिलिटी है, प्लस स्कूल की भी वहाँ पे कोई प्रॉपर फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं थी। तो हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को, एक छोटा सा वहाँ जो भी प्ले स्कूल टाइप का एरिया मिल जाता था, तो जिसको जो सब्जेक्ट इंटरेस्टेड लगता था वो पढ़ाते थे। मैं मैथ्स पढ़ाता था। तो हम लगातार अलग अलग स्लम एरियाज़ में जाते थे। एक हमारे कॉलेज के बिल्कुल पास था वसंत कुंज में, वहाँ जाते थे जी। तो जब उनको देखा तो ये लगा कि इन बच्चों
के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि और दिल्ली में ही स्लम एरियाज हैं, कई जगह हैं, और प्लस जहाँ स्लम एरियाज नहीं है वहाँ भी बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चे लैक करते हैं, उनको सही सिटीजन्स को वो सेवाएं नहीं मिल पाती है जी। तो जब तलाशना शुरू किया कि इनके लिए कौन सी ऐसी चीजें जो हम लोग कर सकते हैं, तब सिविल सर्विसेज का जो है पता चला। वहाँ पे कॉलेज में काफी लोग प्रिपरेशन करते भी हैं, तो उनके माध्यम उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि आप अगर इस फील्ड में जाएंगे तो आप अलग अलग, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी ऑलमोस्ट 20 सर्विसेज हैं जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं और अलग अलग फील्ड में अपना जो है योगदान दे सकते हैं। तो उसमें फिर जब प्रिपरेशन शुरू की, देन इसका एक आइडिया हम लोग को। जी जी। अच्छा, ये एक्चुअली एक चीज और बता दूं कि हमारे जो बहुत सारे लिसनर हैं, बच्चे हैं, वो कई बार जो आईएएस की तैयारी भी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में भी आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके बारे में जान करके कि आईएएस का बेटा ही आईएएस नहीं होता है। आपके फादर राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, आरपीएफ में जी, राजस्थान में पोस्ट राजस्थान में पोस्टेड हैं। और क्या नाम है पिताजी का? अमर सिंह जी। और आप 3 भाई हैं, और 3 भाइयों में आप बीच में हैं, और आपने अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। तो जो भी हमारे श्रोता इसको सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक नजीर है कि आप भी अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं। मैं अभी देख रहा था कि निपुण मिशन के तहत आपने काफी कुछ, यहाँ तो निपुण मिशन की क्या स्थिति है जिले में, और आपने कितने मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 3 के बच्चों तक को जो स्कूलों में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में? देखिए, निपुण मिशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई थी जी, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि जो हमारे बेसिक के स्कूल्स हैं, इसमें बैकग्राउंड जो पॉलिसी का ये था बेसिकली कि जैसे हम अगर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव बनाते हैं, तो नींव जब तक मजबूत नहीं होती है, बिल्डिंग नहीं मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे ही जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर नींव हम बोले तो वो प्राइमरी एजुकेशन है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे बच्चा जो भी है, गर्ल है या बॉय है, वो उसमें एक्सेल नहीं कर सकता, वो अपनी जो कंप्लीट प्रतिभा है उसको नहीं शो कर सकता। तो इसमें निपुण गोल डिसाइड किए गए कि कक्षा 1 का बच्चा अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया हो तो हम इसको निपुण बोलेंगे, ताकि जब ये कक्षा 2 में जाए तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ये पीछे न रहे, वो उन्हीं के साथ बराबर रहे, और कक्षा 2 में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो या मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, उनको वो अच्छे से समझ सके। तो इस तरीके से गोल डिसाइड किए गए। तो जब ये गोल डिसाइड हुए, फिर हम लोगों ने जब यहाँ काम करना शुरू किया, तो काम करने से पहले जो सर्वे था उसमें लगभग हमारे 25 to 27% बच्चे ही निपुण थे उस टाइम पे 2022 में। अभी जब हमने इसमें शुरू किया तो ऑब्वियसली सबसे पहला पैरामीटर जो था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो उसमें ऑपरेशन कायाकल्प गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था। तो आज की डेट में हम उसमें लगभग 95 to 97% अचीवमेंट कर चुके हैं। उसमें यह है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल में हो, टॉयलेट फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, ब्लैक बोर्ड हो, क्लासरूम हो, टाइल उसमें पूरा टाइल्स हो, मतलब बेंचेस हो, डेस्क बेंचेस हो, ताकि कोई भी असुविधा बच्चों को वहाँ ना हो और टीचर को भी वहाँ पढ़ाने में अच्छा लगे। उसके बाद फिर जो एक पैरामीटर जिस पे हम लोगों ने काम किया वो है कि जो हमारे ARPs हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, जो सपोर्टिव सुपरविजन देते हैं, वहाँ जाके प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी है वहाँ पे बताते हैं कि आप इस तरीके से अगर अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करेंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे जी। तो उनकी ट्रेनिंग कराई, क्योंकि ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है, बहुत सारी नई चीज़ें आती रहती हैं, तो स्वयं पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। तो जब तक उनको यूज टू नहीं कराया जाएगा नई चीज़ों से, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे और सामने वाले को बता नहीं पाएंगे। तो उनका ट्रेनिंग सेशन यहाँ हेल्ड किया गया। जितने हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, क्योंकि ब्लॉक पे वो पूरा लीड कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई और उनके माध्यम से टीचर्स को ट्रेन किया गया। इसके अतिरिक्त जो डेटा हमारे पास बहुत है, हम प्रेरणा ऐप के माध्यम से, निपुण ऐप के माध्यम से, रीड अलोंग ऐप के माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से काफ़ी डेटा कलेक्ट करते हैं, बस पर डेटा का सही तरीके से यूज नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि जो भी डेटा हम लोग को मिल रहा है उसको देखें कि कहाँ किस ब्लॉक में क्या इश्यू है, क्योंकि
एक स्ट्रेटेजी पूरे जिले के लिए नहीं हो सकती, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक वाइज जो यहाँ का ज्योग्राफी है, जो वहाँ के इश्यूज हैं, उनको देखते हुए थोड़ा वेरिएशन हर जगह करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें प्लानिंग की और अभी जो सर्वे हुआ है तो हम एक्सपेक्ट करें, हालांकि अभी रिजल्ट ड्यू है उसका, बट वी वुड एक्सपेक्ट कि हमारे मोर देन 45 to 50% बच्चे इसमें निपुण निकल के आएंगे, मतलब जो पहले थे उसका डबल हम लोग इसमें अचीवमेंट करें। और प्लान ये है कि जो कमिंग सेशन है उससे पहले हम इसको 100% अचीव करें। जी जी जी। एक ये है कि ये जो निपुण मिशन में जो ये लॉन्च हुए तो कई साल हो गए हैं, और निपुण मिशन को लेकर गोरखपुर जिले में जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स आए? देखिए, जैसा बताया कि ये मिशन हमारा 22 से शुरू हुआ जी। तो 22 में जो डेटा था तो हम लोग काफी उसमें पीछे बोल सकते हैं, 27 के आसपास 27% बच्चे निपुण थे। आज की डेट में ये एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट अवेटेड है, हालांकि टेस्ट हो चुका है दिसंबर में, नवंबर एंड और दिसंबर में ये टेस्ट हुआ है पूरे जिले में। तो और थर्ड पार्टी असेसमेंट भी हम लोगों ने कराया है ताकि ये ना हो कि रिजल्ट कोई हाइप्ड हो। तो थर्ड पार्टी असेसमेंट में भी हालांकि हमारा रिजल्ट काफी अच्छा है, 45 to 46% बच्चे हमारे निपुण निकल के आए हैं। और एक्चुअल जब रिजल्ट आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 50 to 52% उसमें हमारे बच्चे निपुण। अभी हमारे यहाँ स्टूडियो में एक NRI आए थे, धनंजय कुमार जी, और वो DM साहब से मिले थे। तो वो इस पे काम कर रहे हैं यूपी के 75 जिलों में, और वो इंडिया आते रहते हैं। तो उनका ये एक उन्होंने अपना एक सर्वे किया है यहाँ की स्टडी का, जो प्राइमरी स्टडी स्कूलों की। तो उसमें उन्होंने DM साहब को भी बताया था और कुछ डाइट के प्रिंसिपल से भी मिले थे कि जैसे बच्चों को, जो शुरुआती क्लासेज के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई बोझ सी लगती है। तो पढ़ाई, जैसे बच्चा जब छुट्टी हो जाती है उस दिन बहुत खुश होता है। तो उन्होंने कहा, एक मैं आपको चूंकि इसलिए जानकारी में डाल रहा हूँ कि कल को आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आप होंगे, तो मतलब इसको कैसे रुचिकर बनाया जाए, इस पर उन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं और वो DM साहब से मिले भी हैं। तो हो सकता है कि मतलब ये शिक्षा उबाऊ ना हो, बोझिल ना हो। हर बच्चा अपने आप में एक अलग होता है, सब में अलग अलग टैलेंट होते हैं। तो जो जिस दिशा में जाना चाहे तो उनका एक इस संदर्भ में जिक्र कर रहा हूँ। जी। ये आकांक्षात्मक ब्लॉक जो हैं आपके 3 है ना, तो उनमें क्या जो आकांक्षात्मक ब्लॉक का जो जिस मकसद से ये आकांक्षात्मक ब्लॉक बनाए गए, मतलब इनके नाम जो इसमें चयनित किए गए, तो उसमें क्या स्थिति है डेवलपमेंट स्कूलों की? देखिए, जनपद गोरखपुर में 3 ब्लॉक हैं, ब्रह्मपुर, बांसगांव एंड कैंपवेल जी। ये हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो हमारे मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनसे थोड़ा सा वंचित रह गई है। तो इस पे थोड़ा स्पेशल फोकस किया जाए ताकि उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, चाहे कोई भी स्कीम हो, पेंशन का हो, आवास का हो, नरेगा का हो, या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड रोड्स हैं, नाली हैं। तो इन सब के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था और उसमें हर डिपार्टमेंट के पैरामीटर सेट किए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, पंचायती राज, इन सब के पैरामीटर सेट है और उस पर रिव्यू होता है। तो इसमें जो बेसलाइन सर्वे था उससे अब जब हम आज की डेट में बात करते हैं, कल ही इसका नीति आयोग ने रिव्यू भी किया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया है, NIC में इसका रिव्यू हुआ था। तो अगर 1-2 पैरामीटर को छोड़ दो तो सारे पैरामीटर्स में लगभग इसमें हर टोटल अगर काउंट करें तो 20 से ज्यादा पैरामीटर है। तो हमारा 18 पैरामीटर में इम्प्रूवमेंट है तीनों ब्लॉक्स। तो जो 2-3 पैरामीटर जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, उस स्टैग्नेशन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इसमें भी हम लोग जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट। तो इसमें यह है कि हम लोग इसका हर महीने रिव्यू करते हैं। ब्लॉक्स में CM फेलो भी भेजे गए हैं, वो स्पेशली केवल और केवल जो एस्पिरेशन ब्लॉक से रिलेटेड स्कीम्स हैं और जो पैरामीटर्स हैं उनको रिव्यू करेंगे। उसमें जो संबंधित हमारे BDOs हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के,
और अगर कोई भी इश्यूज आता है जो ब्लॉक लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जब मंथली हम लोग रिव्यू करते हैं तो उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है ताकि उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व किया जाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एस्पिरेशन ब्लॉक, और निश्चित रूप से इसमें जो गवर्नमेंट का भी ये है फोकस है काफ़ी ज़्यादा, तो उसी दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। एक अभी यूनिसेफ के लोग आए थे, हम लोगों ने बात भी की थी, तो कुपोषण भी एक गंभीर यहाँ की समस्या है जी। तो मुझे लगता है आपने इसके लिए भी यहाँ की के कुछ चिन्हित किए हैं ब्लॉक जहाँ ये स्थिति है, तो उसके बारे में भी कि क्या किस तरह से आप लोग इसको टैकल कर रहे हैं। कुपोषण में जैसे हम कैटेगराइज करते हैं सैम में और मैम में। सैम जो सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड है और जो मॉडरेटली एक्यूट मालनरिश्ड है। तो आईसीडीएस डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं और शिक्षा जो स्वास्थ्य विभाग है मेडिकल के जो आशा और एएनएम है उनके साथ इसको कोऑर्डिनेट करके इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं। इसमें हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है मिशन खिलखिलाहट के नाम से। अच्छा, मिशन खिलखिलाहट। जी जी। तो उस मिशन खिलखिलाहट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि जो भी हमारे सैम बच्चे हैं उनको जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हों, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हों या फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे जितने भी अधिकारी हैं, ब्लॉक पे बीडीओज हैं, बीईओज हैं, सीडीपीओज हैं और ग्राम विकास अधिकारी हैं, सफाई कर्मी, इवन सफाई कर्मी हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की कि हर कोई अपने स्वेच्छा से, कोई इसमें फोर्स कुछ नहीं है, 1 या 2 जितना वो लेना चाहे बच्चों को गोद ले जो सैम बच्चा है। अच्छा, गुड। और उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा तो प्रोवाइड किया ही जाता है न्यूट्रिशन, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बांटती है अपनी मर्जी से, उनको एक पोषण पोटली हमने नाम दी है, वो प्रोवाइड करे हर हफ्ता 10 दिन या 15 दिन, ताकि क्योंकि जनरली ये देखा गया कि जो सैम बच्चा है वो उसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है जो कहीं ना कहीं उसकी जो नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, या तो मजदूर हैं या दिहाड़ी पे काम करते हैं या काफी गरीब व्यक्ति हैं। तो इसी क्रम में अभी 2 बच्चे जो मैंने गोद लिए थे वो तो कुपोषित से सुपोषित हो चुके हैं। अरे वाह। और एक तीसरा बच्चा अभी मैंने गोद लिया है जो हमारा दाऊदपुर है, वहाँ पे डिसाइड करता है जी। और इससे पहले जो गोद लिया था जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का घर है उसके जस्ट बगल में एक गली है, वहाँ रहता था, वो तो निकल के आ गया है, कुपोषित से बाहर आ गया है, सुपोषित हो गया है। क्या बात। तो जब तक हायर ऑफिशियल्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो लोग नीचे तक नहीं जाएगा। तो कोई भी इनिशिएटिव जब लेना होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक आप खुद आगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जी जी, तब तक डाउन द लाइन जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उसको टेकअप नहीं। तो ये केवल आपके दिमाग की सोच है कि ये यूपी गवर्नमेंट ने? नहीं, ये हम लोगों ने गोरखपुर में शुरू किया। अच्छा, आपने शुरू किया? हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी है उन्होंने सजेस्ट किया जी जी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपके माध्यम से इसको लॉन्च करना है, तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छा आइडिया है, इसको लॉन्च करना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब इसमें लगभग 100 से अधिक बच्चे पिछले 3 महीने के अंदर कुपोषण से बाहर आके सुपोषित हो चुके हैं। अब हम इस संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को ही हमने रखा था। अब हम हर अधिकारी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे, जो आपके आसपास कोई भी कुपोषित बच्चा है, पूरी लिस्ट है उसकी, जिसको भी आप चाहे उसको गोद लीजिए, अपनी मर्जी से उसको मॉनिटर करिए, 10 दिन 15 दिन में जो भी आपकी स्वेच्छा है उसके हिसाब से जाइए, उसको अपने स्रोत से पोषण पोटली प्रोवाइड करिए, ताकि उनकी फैमिली को भी एक सपोर्ट हो, उनको भी अच्छा लगे कि हाँ बहुत अच्छा प्रयोग है, कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। जी जी, ये एक मिशन हम लोगों ने इसके लिए। नहीं, बहुत अच्छा मिशन है। मुझे लगता है कि गोरखपुर की सफलता के बाद और जिलों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी। एक ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जी में उसके कुछ मानक भी बदल गए हैं क्या? जी जी, अभी रिसेंटली ही जी नवंबर में ये नया सर्वे इसी क्रम में चल भी रहा है। पहले जो मानक था उसमें अब जो चेंजेस हुआ है उसमें यह है कि पहले था कि अगर किसी के पास 2 पहिया वाहन है, मतलब अगर मोटर है, बाइक है, तो उसको अपात्र घोषित किया जाता था। बट अब वो मानक हटा दिया गया। अगर बाइक है भी लेकिन अगर वो बाकी पैरामीटर्स फुलफिल कर रहा है तो वो आवास के लिए पात्र होगा। दूसरा जो पैरामीटर इसमें हटाया गया वो रेफ्रिजरेटर का है। पहले जिसके पास फ्रिज
अगर था तो उसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते थे, बट अब वो इंक्लूड हो जाएगा। जी तो ये दो मेन पैरामीटर जो है वो चेंज किए गए हैं। प्लस थर्ड है टेलीफोन का, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि आजकल हर कोई सबके पास फोन जो है अफोर्ड कर सकता है, जी जी। बट घर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फोन को भी इसमें एक्सक्लूड कर दिया कि अगर आपके पास फोन भी है तब भी आप आवाज के लिए पात्र हैं, बशर्ते आप बाकी कंडीशंस फुलफिल करें। तो ये 3 मेन बदलाव किए गए हैं, और इसका सर्वे जो है हम लोग को 28 फरवरी तक कंप्लीट भी करना है। सर्वे चल रहा है, इसमें हमारे हर ग्राम पंचायत में एक सर्वेयर को नियुक्त किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी उस सर्वे को कंप्लीट करा जा सके। तो लगभग अभी जो संख्या है वो 5,500 से अधिक है जो संख्या निकल के आई। ऑब्वियसली 28 तक ये संख्या और बढ़ेगी। फिर भारत सरकार के जो भी निर्देश होंगे, जो भी टारगेट आएगा, उसी के हिसाब से इन लोगों को आवास मुहैया कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जी, तो उसके लिए टारगेट हर साल आता रहता है। इस साल हम लोग को 575 का टारगेट मिला था, जो हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है, और उनको फर्स्ट किस्त हम लोगों ने 100% दे दी है। इसमें 3 फेजेस में जो है किस्त दी जाती है, 40,000, 70,000 और 10,000। 40,000 जब आप उसका नींव स्तर तक आ जाएंगे, 70,000 जब आप उसको छत स्तर तक ले आएंगे, और 10,000 जब लास्ट में उसको प्लास्टर और पेंटिंग करना हो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम सबको दे चुके हैं, और ऑलमोस्ट 400 प्लस जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट जा चुकी है। लगभग 100 के आसपास आवास कंप्लीट हो चुके हैं, उनको थर्ड इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी है। तो जैसे जैसे वो अपनी प्रगति बढ़ाते हैं उस हिसाब से उनको इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दी जाती है। एक गांव में जो सफाई की व्यवस्था है उसके लिए सफाई कर्मी तो हैं, और ग्राम, हालांकि वो ग्राम प्रधानों की मर्जी पे थोड़ा सा एक ये गांव में शिकायत भी रहती है जी कि प्रधान जी की जिस पर कृपा होती है उधर तो सफाई हो जाती है, लेकिन जो कूड़ा निकल रहा है ये कूड़ा प्रबंधन भी आपके लिए चुनौती है जी। तो जैसे नगर निगम तो अपना कुछ शायद कर रहा है, तो गांव का जो कूड़ा निकलेगा उसके निस्तारण के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो क्योंकि अब नो डाउट जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से गांव में भी ये एक समस्या बढ़ती जा रही है कि जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल कैसे हो। तो उसके लिए हर ग्राम पंचायत में ये एक RRC सेंटर, रिसोर्स रिकवरी सेंटर उसका नाम दिया गया, वो बनना है, जो लगभग 600 के आसपास ग्राम पंचायत में बन भी चुका है। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर हमारा है वो SHG की महिलाएं हैं वो संचालित करेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं। उनको ई-रिक्शा प्रोवाइड किया जाएगा ग्राम पंचायत के माध्यम से। उसका यूज करके डोर टू डोर कलेक्शन जैसा शहर में नगर निगम या नगर पंचायत द्वारा किया जाता है, सेम उसी तर्ज पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा। यूजर चार्जेस लिए जाएंगे ताकि उनकी आमदनी हो, और जो प्लांट को रन करना है उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसका वहन किया जा सकता है। प्लस वहाँ पे जैसे सेग्रीगेशन नगर निगम के द्वारा भी किया जाता है कि जो हमारा डिस्पोजेबल वेस्ट है उसको अलग किया जाएगा, उससे खाद बनाई जाएगी। वहाँ पे कंपोस्ट पिट बनाया गया है RRC सेंटर में। और जो ऐसा कूड़ा है जो डिस्पोज नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक है, रैपर्स है, वो शेड किए जाएंगे, छोटे बहुत महीन टुकड़ों में काटे जाएंगे, और उसका यूज जो रोड कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्लास्टिक काफी सालों तक, हजारों सालों तक डिग्रेड नहीं होता है और वो एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है, तो उसको श्रेड करके जो रोड कंस्ट्रक्शन में उसका यूज किया जाता है। अलग जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें ये रिकमेंड भी किया गया है कि 30% तक आप प्लास्टिक का यूज करके रोड कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, उससे उसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें ये है कि हमारे 200 के आसपास संचालित भी हो गए हैं RRC सेंटर, जो SHG की महिलाएं चला रही हैं जी। हमारा प्लान है कि इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। ये डिजिटल इंडिया का भी चल रहा है जी। इसके तहत गांव में क्या काम हो रहे हैं? देखिए, डिजिटल इंडिया के तहत एक तो जो हमारे सर्विस CSC हैं वो हर ग्राम पंचायत में फंक्शनल है। पहले ये था कि फंक्शनल नहीं थे, अब हम लोगों ने ये पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। 100% हमारे CSCs फंक्शनल है। जो भी सेवाएं सिटीजन्स को मिलनी है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या इतनी स्कीमें पेंशन के लिए अप्लाई करना हो, आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई,
तो उनको तहसील या ब्लॉक आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है तो स्वयं अपने फ़ोन के माध्यम से या अपने अगर उनके पास लैपटॉप है उसके माध्यम से अप्लाई कर, अदरवाइज जो हमारा CSC सेंटर उस पे जाके अप्लाई कर सकते। ये ग्राम सचिवालय का जो था कॉन्सेप्ट, जी वही, ये ठीक चल रहे हैं ग्राम सचिवालय? बिल्कुल, हर जगह ये संचालित है ग्राम सचिवालय, और हमारे यहाँ पंचायत सहायक वहाँ पे जो टेक्निकली एक्सपर्ट साउंड व्यक्ति है वो उस पे काम कर रहे हैं। अभी आपका मैं देख रहा था कि आपने अमृत महोत्सव के तहत आप जल यात्रा के बारे में आपने बात की थी कि ये नदियों को, तो जल यात्रा का जो आपका लोगों को आपने जागरूक करने के लिए एक वीडियो भी जारी की थी। जी बिल्कुल। तो जल यात्रा के तहत आप किन किन नदियों को, जैसे गोरखपुर की राप्ती है, आसपास की नदियां हैं, तो क्या इसके लिए कोई प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, अमृत महोत्सव जब 75 इयर्स कंप्लीट होने वाले थे, तो जो 74 के बाद जो पूरा साल था, 75th एनिवर्सरी जो थी, उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाना था। तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। उसमें था एक अमृत सरोवर। अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट है कि जो गाँव में तालाब हैं और या शहर में नगर निगम या नगर पंचायत ने उसको टेकअप किया, जो तालाब है जनरली वो या तो अनयूज्ड हो गए हैं या उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जो गांव का या शहर मोहल्ले का पानी है, गंदा पानी है, वो उसमें जा रहा है ताकि वो प्रदूषित हो रहा है। तो ये, या फिर वो तालाब था लेकिन वो इंक्रोचमेंट हो गया या इनलेट आउटलेट उसका सही नहीं है, तो पानी उसमें एकत्रित नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होता जा रहा है। पहले ये था कि हर लोकसभा में 75 लिया जाए, फिर इसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया। फिर ये हुआ कि अगर हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक, अगर वहां पर अवेलेबल है ग्राम पंचायत में, उस तालाब के नाम से भूमि दर्ज है, तो उसको अमृत सरोवर के रूप में डेवलप किया जाए। तो जनपद गोरखपुर में 750 प्लस हम लोगों ने ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई की जिसको अमृत सरोवर में डेवलप करना, और उसमें से 720 के आसपास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो 30 के आसपास बचे हैं, हमारा टारगेट है कि जून से पहले उनको भी हम लोग कंप्लीट करें। तो एक तो ये था ताकि हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट ना हो और वो सरोवर जो है बचा रहे। उसके आसपास फ्लैग होस्टिंग के लिए भी, और जब भी हमारा रिपब्लिक डे होता है और इंडिपेंडेंस डे होता है, उस पर वहाँ फ्लैग होस्टिंग भी की जाती है। जो बड़ा तालाब है जिसके चारों तरफ एरिया है, वहाँ पे बेंचेस भी बनवाई गई हैं ताकि लोग शाम के समय या मॉर्निंग वॉक के टाइम अपना घूम सके, बैठ सके, और उस अमृत सरोवर के आसपास जो उनको सुकून मिलता है उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो जल यात्रा की बात हुई, तो उसमें जैसे उसका ये था कि अमृत सरोवर तो बन गए, लेकिन अभी भी शहरों का या गांव का जो सीवेज नदियों में जा रहा है, एक आधा ड्रेन अभी भी जब जा रहा है, उसको टैप किया जाए। उसको पहले जो हमारा STP बना है उसमें ट्रीट करके उस पानी को जो है नदी में डाला जाए, ताकि नदी का पानी प्रदूषित ना हो। तो नगर निगम के साथ बैठ के, और जो हमारे गांव के प्रधान हैं, जो सचिव हैं, उनके साथ बैठ के इंश्योर किया गया कि गांव में, क्योंकि STP नहीं बन सकता है इतनी जल्दी, तो सोख्ता बनाकर उसको ट्रीट कर पानी भेजा जाए। और जो ड्रेन्स हैं, जो बड़े ड्रेन्स नगर निगम के हैं, उनको सारे ड्रेन्स को टैप करके STP के माध्यम से ही नदी में डाला जाए, ताकि कोई भी कहीं पर भी प्रदूषित पानी नदी में प्रवाहित ना हो सके। इस पे काफी काम हुआ है, और अब मुझे लगता है कि नगर निगम ने 100% नाले टैप कर। एक अभी जो हर घर को जल नल, हर घर नल योजना, जी, तो इसके तहत जिले में क्या स्थिति है? कितने घरों तक आप लोगों ने पानी पहुंचा दिया? देखिए, इसमें ऑलरेडी जो जल निगम कार्यदायी संस्था जो हमारी है, पहले से इसमें काम कर रही थी, तो उनकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी थी, जहाँ मतलब सारे गांव में तो नहीं, बट 30% गांव में ऑलरेडी पानी जा रहा था। जब भारत सरकार ने हर घर जल जीवन मिशन ये लॉन्च किया, तो जितने भी हमारे विलेजेस हैं जहाँ पानी नहीं जा रहा है, उन सबको टेकअप किया गया। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में उसको लिया गया। एक पार्ट में हमारे लगभग 650 ग्राम पंचायत है, दूसरे पार्ट में 190। बाकी जो ग्राम पंचायतें हमारी है, वहाँ जल निगम पहले से सप्लाई कर रहा है। तो उसमें लगभग 580,000 जो हाउस होल्ड हैं,
तो वो आइडेंटिफाई किए गए जिनके यहाँ जो है टैप कनेक्शन करना था। उसमें हम लोग 93% कर चुके हैं। 93% मतलब जो मोर देन 520 है, 5,20,000 के यहाँ वो कनेक्शन हो चुका है। और ये जो पहले इसका जो डेडलाइन था वो दिसंबर 24 रखा गया था, बट कुछ कारणों की वजह से नहीं कंप्लीट हो सका। अब इसका डेडलाइन जो है वो जून तक कंप्लीट करना है हमें, हर हालत में जून 25 तक जी। और जो अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 85% प्रोग्रेस हो गई है। तो नो डाउट जून से पहले हम इस योजना को कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी हाउस होल्ड हैं उनका यहाँ पर जून से पहले हर जगह, अभी 50% जगह तो पहुंच ही रहा है पानी, लेकिन 100% जून तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो नए कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये ऐसा है कि आज एक घर है, कल को 3 भी हो सकते हैं, 5 परसों 5 हो जाएंगे, तो ग्राम पंचायत को वो हैंड ओवर करेंगे और ग्राम पंचायत फिर जो भी नया घर बनेगा जिसके यहाँ उस टाइम पे टैप नहीं बन लग पाया था, तो वो वहाँ पे टैप लगा के उसके यहाँ भी पानी पहुँचने की व्यवस्था करेंगे। आप लोगों ने शौचालयों पे काफी जोर दिया था और इतने शौचालय बन गए। अब मुझे लगता है कि व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य पूरा करने में या उसकी जो पात्र भी नहीं मिल पा रहे होंगे जी, मुझे ऐसा फीडबैक है जी। तो उसमें कुछ मिसयूज भी हुए, जैसे जिन लोगों ने पैसा ले लिया, कुछ बनाए गए और कुछ बना करके उसमें कुछ और। तो अब इस तरह की जो योजनाएं उसमें आगे से ऐसा न हो और वो पैसे सही ढंग से इस्तेमाल हो, इसके लिए क्या करा रहे हैं? देखिए, इसमें एक आधा लोग ऐसे निकल आते हैं जो आपने बताया कि जो स्कीम का जो मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो हर स्कीम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जन जागरूकता जी और बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज ऐसी चीज है जो एक दिन या एक महीने में नहीं होती, क्योंकि जो चीज हम सदियों से करते आ रहे हैं, अगर उसमें बदलाव करना है तो नो डाउट उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो जो भी स्कीम अब लॉन्च की जाती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही रखा जाता है कि लोगों में उसके प्रति जन जागरूकता हो, ताकि लोग उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर सकें। ये ना हो कि लोग कहें कि नहीं हम लोग पहले ऐसे करते आ रहे तो ऐसे ही करते जाए। क्योंकि जैसे अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो शुरू में इसमें बहुत रेजिस्टेंस था कि बाहर ही शौच करने जाते थे, लेकिन आज की डेट में 99% से अधिक क्लेम कर सकते हैं कि अब लोग जो है अपने शौचालयों में मानसिकता बदली है। और जो लोग टॉयलेट का किसी और पर्पस के लिए यूज करते थे, तो हमारा ODF दस्ता बना हुआ है, हमारे खंड प्रेरक लगे हुए हैं इसमें पंचायती राज विभाग के। वो इंश्योर करते हैं कि जो अगर ऐसा कोई अनयूज टॉयलेट है किसी भी वजह से, चाहे वो अंडर पूरा कंस्ट्रक्ट ना हुआ हो या कंस्ट्रक्ट हो गया हो बट लोग उसको यूज नहीं कर रहे, प्रेरित करके वो यूज करें। और अगर कंस्ट्रक्ट टूट गया है, उसका टॉयलेट सीट टूट गई है या उसमें कुछ और कमी है, तो रेट्रोफिटिंग के माध्यम से उसको कंप्लीट कराएगा। तो नो डाउट इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो इसमें जन जागरूकता और जन सहभागिता के माध्यम से ये फुलफिल हो पाया है जी। तो जब तक लोग आगे बढ़कर ओनरशिप नहीं लेंगे किसी भी स्कीम की या किसी भी इनिशिएटिव की, तब तक वो ग्राउंड लेवल पे पूरी तरीके से नहीं आएंगे। एक ये कह रहे थे कि इस समय सरकार का बहुत जोर है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जी, तो उसको लेके भी आप लोग जिले में आप लोगों के ऊपर उसको कैसे क्या करा रहे हैं या पूरे जिले में उसकी क्या स्थिति? PM सूर्य घर योजना के बारे में जरूर मैं बताना चाहूँगा। उसमें ये है कि जो रूफटॉप सोलर प्लांट लगता है और उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो 1 किलोवाट से लेके और जितना भी कैपेसिटी व्यक्ति लगाना चाहे अपने घर पर वो लगा सकता है। उसका फायदा ये है कि अगर आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लगाते हैं तो अराउंड 50,000 के आसपास खर्च आता है, जिसमें से लगभग 35,000 सब्सिडी 35,000 आपको सरकार के द्वारा वापस भी मिल जाएगा। और उसमें रजिस्टर्ड वेंडर है, उन्हीं के माध्यम से लगाना है ताकि आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। पूरा पोर्टल बना हुआ है, आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना स्वयं वेंडर उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और उस वेंडर जब वो आपके यहाँ इंस्टॉल कर देगा फिर आपके खाते में डायरेक्ट आपके खाते में सब्सिडी ट्रांसफर हो जाएगी।
इसमें 3 साल का ये टारगेट जो जनपद गोरखपुर को दिया गया वो है कि 75,000 हाउस होल्ड में हम लोग को ये कार्य कराना है। तो क्योंकि ये व्यक्ति को निजी अपने उस पे लगाना है, वो आवेदन भी स्वयं उसको करना है, तो हम प्रेरित कर रहे हैं। इसमें बैंक के द्वारा लोन की भी फैसिलिटी, अगर आप एक साथ इतना पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बैंक से लोन भी मिल जाएगा, जिसमें जो हमारा लीड बैंक जो है SBI है यहाँ पर, उससे भी हम लोगों ने बातचीत की है। हम लोगों ने हर ब्लॉक में कैंप लगाया है। हमारा एक कैंप जो विकास भवन है उसमें परमानेंटली लगा हुआ, जो भी व्यक्ति आए वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा रहता है स्कीम की जानकारी के लिए। कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी इश्यू हो तो वो उसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे नेडा के अधिकारी हैं, जो क्योंकि नेडा इसका नोडल डिपार्टमेंट भी है, उनके साथ और बैंक के साथ और जो वेंडर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग करके ये कहा है कि वेंडर भी अपने लेवल पे जाके लोगों से बातचीत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि 1 साल के बाद एक तरीके से आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि नेट मीटरिंग के माध्यम से जितना बिल आएगा उससे ज़्यादा आप सोलर के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। जी जी। लेकिन एक सवाल की सर्विस में आने के बाद, अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है, और लेकिन जो कभी ऐसा लगा कि आप मुरादाबाद में भी रहे, हमीरपुर में भी रहे, हमीरपुर भी काफी मतलब एक तरह से बैकवर्ड जिला है, जी। और बिलारी जो मुरादाबाद की तहसील है, तो कभी बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कुछ काम लेके। कोई दिन ऐसा आया हुआ है जब बहुत खुशी होगी, कोई कभी क्षण कोई ऐसा याद आता है कि पोस्टिंग के बाद कि किसी का काम हो गया, या किसी ऐसे नीडी पर्सन को कोई ऐसा वाकया? देखिए, जब आप सर्विस में आते हैं तो सर्विस, इसको सिविल सर्विस बोला गया है। ये मतलब सर्विस इसलिए कहा गया कि आपको लोगों की सेवा करनी है और रिटर्न में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं या जिस पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हैं उस पे ये जरूरी है कि आप उस पे जो दायित्व है, जो ड्यूटीज है, उसको फुलफिल करें। हाँ, नो डाउट, अगर कोई व्यक्ति रिटर्न में कभी थैंक यू बोलता है या बोलता है कि आपकी वजह से मेरा काम हो गया, तो खुशी जरूर होती है, लेकिन दुख नहीं होता है कि किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपकी वजह से काम हो गया, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। और ड्यूटी के लिए आपको रिकॉग्निशन पब्लिक से मिले ना मिले, लेकिन आपको ड्यूटी अपनी पूरी जरूर करनी है। तो ऐसा कोई वाकया याद तो नहीं आता है, क्योंकि कई बार हुआ है कि लोग थैंक यू जरूर बोल के जाते हैं कि हाँ सर, आपने कहा तो मैं कई दिनों से मतलब जा रहा था बट मेरा काम नहीं हो रहा था, बट आपने कहा तो हो गया। तो अच्छा जरूर लगता है ऑब्वियसली, और इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ। गांव में कितना बदलाव आया? देखिए, गांव में तो क्योंकि CDO का जो मेन काम है वो तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो जितनी भी स्कीम है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो या रूरल डेवलपमेंट है, नरेगा है, आवास है, पंचायती राज की स्कीम, तो जो मेन इम्पैक्ट तो रूरल एरियाज के जो वहाँ पे निवासी हैं उन्हीं पे है। तो अगेन इसमें इम्पैक्ट तो डेटा पूरा दिखाई देता है, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि जैसा आपने कहा कि कोई व्यक्ति आके कहे, तो ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है कि व्यक्ति ने आके कहा है कि सर वहाँ पे देखिए पिछले 2 साल में या पिछले 1 साल में काफी चेंजेस हुए हैं। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि जो हमारी टीम है, क्योंकि एक टीम एफर्ट है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। हमारी पूरी टीम ने अच्छा किया, जिसकी वजह से ये रिकॉग्निशन मिलता एक आदमी को है, लेकिन उसके पीछे जो है सभी का हाथ होता है। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं, और आप आज आए हैं तो उनको ये लगता है कि कुछ CDO सर से सुनने को भी मिलेगा। तो हमारा ऐसे नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब सिविल सर्विसेज एक इकलौता माध्यम नहीं है जिससे आप जनता की सेवा कर सकते हैं। बहुत माध्यम है, बहुत सारी चीजें हैं, या ये इकलौती जॉब नहीं है जो है। आप सबसे पहली बात है कि जब यदि आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस चीज को परसू जरूर करें। अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन किसी के कहने से या
किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ उसमें बताइए आपका जो इंटरेस्ट है, चाहे आप स्पोर्ट्स में अच्छे करते हो या आपको आर्ट्स में, कला में, आप संगीतकार हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आपको ड्रम बजाना अच्छा जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप अपना परस्यू करें। किसी के प्रेशर में आके कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो सिविल सर्विसेज में ये है कि एक बार जब आप मन बना लिया तो कहीं ना कहीं आपको जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहना होगा, अपने दोस्तों से थोड़ा दूर रहना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है। इस प्रिपरेशन में आपको डिस्ट्रैक्शन जितने कम हो उतना ज़रूरी है, तो उन सब से दूर रहना इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप सोशल मीडिया का यूज़ केवल पढ़ाई में कर रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपका समय उसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाता है तो आप उनसे दूर हो जाए, और अपना जो सर्किल है वो छोटा करिए और ऐसे लोगों को ही रखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हो, क्योंकि ये एक ऐसी साइकिल है कि अगर आप कहीं पर भी मिस कर गए तो फिर से आपको ये पूरा रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग आपके सर्किल में रहें जो आपको मोटिवेट करें, रादर देन कि कहें कि नहीं इसमें तो 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करते हो। या अगर आपके दोस्त भी ऐसे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे दोस्तों से इस तैयारी के दौरान दूर ही रहें, चाहे आपकी दोस्ती टूट जाए, लेकिन क्योंकि ज़रूरी है कि आप अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी। जी, आप एक दौसा जिला जो राजस्थान का है वहाँ से, तो आप गांव का है, गांव में है कि आपका शहर में है? देखिए, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास गांव से ही पढ़ा हूँ। फिर पिताजी क्योंकि हमारे आरपीएफ में उस टाइम कांस्टेबल थे, तो अजमेर में पोस्टिंग थी पापा की, तो हम अजमेर चले गए। वहाँ पे 12th तक वहाँ पढ़ाई की, फिर 12th के बाद कॉलेज के लिए दिल्ली आ गए। तो बस आज आपको बहुत सारी जानकारी सीडीओ साहब ने दी, और एक युवा अफसर हैं, और आज जो योजनाओं के बारे में भी आपसे बातचीत हुई, आप स्टूडियो में आए और आपने इतना समय दिया। आप हमारे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार और फिर हम अपने लाउडस्पीकर 90 FM चैनल की ओर से और अपने दर्शकों श्रोताओं की ओर से संजय कुमार मीना जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने समय निकाला, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस ऊर्जा के साथ जनता की सेवा में ये लगे हुए हैं इसी तरह से काम करते रहेंगे, और जल्दी ही जिलाधिकारी के रूप में भी आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।